पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस? फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस, टू व्हाट एक्सटेंट इट्स गोल कैन बी रियलाइज्ड इन अ डेमोक्रेसी। अच्छा, इसका अगर हम हिंदी में अर्थ देखें, शासन व्यवस्था का दार्शनिक आधार क्या है, लोकतंत्र में इसके लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त किया जा सकता है। अब ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एथिक्स में आपको एक टॉपिक भी है आपके एथिक्स के सिलेबस में, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी, शासन व्यवस्था और सुचिता, ईमानदारी का दार्शनिक आधार। तो आपको उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पहले फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ प्रोबिटी पूछा गया है, तो अब संभावना हो सकती है कि फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस भी पूछा जाए। तो इस प्रश्न को देखिए, कंसेप्चुअल है, जहां पर कि आपको एथिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी टेस्ट होती है। एथिक्स इन गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको टेस्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अच्छा, तो अब इसमें हम इंट्रोडक्शन कैसे करें, ध्यान देना है कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 125 शब्द का आपको आंसर लिखना है, और 125 शब्द में क्वेश्चन के 2 सब पार्ट हैं, यानी आपको बहुत प्रिसाइज रहते हुए बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखने हैं अपनी बात को रखने के लिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में कीवर्ड्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको कीवर्ड्स को, थियरीज को, फिलोसफर्स को कोट करते हुए आंसर को लिखना है। चलिए देखते हैं। अब फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस की बात की गई है, और गवर्नेंस का गोल कितना रियलाइज हो सकता है डेमोक्रेसी में, ये आपसे पूछा गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में हम गवर्नेंस को परिभाषित कर देंगे कि गवर्नेंस की हमारी समझ क्या है। उसके बाद ही हम बात कर सकते हैं कि फिलोसॉफिकल बेसिस गवर्नेंस का क्या है और उसके लक्ष्यों को कितना किसी लोकतंत्र में प्राप्त किया जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन में गवर्नेंस को हम डिफाइन करेंगे, और गवर्नेंस की डेफिनेशन क्या होती है, हम किस तरीके से गवर्नेंस को डिफाइन करते हैं। देखिए, गवर्नेंस को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसका एक कोई स्टैंडर्ड कोई डेफिनेशन नहीं है। गवर्नेंस को कई तरीकों से अलग अलग परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन यदि हम किसी कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन की बात करें, यदि हम किसी एक मानक परिभाषा की बात करें, तो हमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने जो गवर्नेंस की परिभाषा दी है उसको लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर आप बात करें कि वर्ल्ड बैंक ने 1993 में गवर्नेंस को डिफाइन किया था, विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने 1993 में डिफाइन किया था, उसी तरीके से यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी ने अपने एक पॉलिसी पेपर में 1997 में गवर्नेंस को डिफाइन किया था। तो आप इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस के जो डेफिनेशन है उसको अपने आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम यूएनडीपी के डेफिनेशन की बात करें, तो यूएनडीपी ने गवर्नेंस को कैसे परिभाषित किया, व्हाट इज गवर्नेंस? सो गवर्नेंस इज एन एक्सरसाइज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, political and administrative authority to manage a country's affairs, at all levels, a country's affairs at all levels। अब देखिए, बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि व्हाट इज गवर्नेंस? सो गवर्नेंस इज द एक्सरसाइज ऑफ इकोनॉमिक अथॉरिटी, पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। किस लिए? टू मैनेज अ कंट्रीज अफेयर्स, किसी देश के जो मामले हैं, मुद्दे हैं, उनको मैनेज करने के लिए आर्थिक, राजनैतिक और प्रशासनिक अथॉरिटी, प्राधिकार, उसको एक्सरसाइज करना ही गवर्नेंस है। ठीक है, किस लेवल पे? एट ऑल लेवल्स पे, मतलब स्थानीय स्तर पर भी, राज्य के स्तर पर भी, देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन में कोई मानक परिभाषा गवर्नेंस की अपेक्षित होगी। आगे बढ़ें। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इसमें अब मेन बॉडी पर आ जाएंगे सीधा कि फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस क्या है। क्वेश्चन के 2 सब पार्ट हैं, दोनों सब पार्ट को हम अलग अलग डील करेंगे तो ज्यादा बेहतर आंसर स्ट्रक्चर आपका आएगा। चलिए अब देखें फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस। फिलोसॉफिकल
बेसिस ऑफ गवर्नेंस। जब हम फिलोसॉफिकल बेसिस की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलोसॉफिकल बेसिस? वी नो दैट फिलोसफी इज एन ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जेक्टिव क्रिटिकल रैशनल स्टडी ऑफ द फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। दर्शन शास्त्र क्या है? दर्शन शास्त्र मानव जीवन के बुनियादी मौलिक प्रश्नों का एक तार्किक, व्यवस्थित और सुनियोजित अध्ययन है, उसे ही हम फिलॉसफी कहते हैं। तो फिलोसॉफिकल बेसिस का अर्थ हुआ फंडामेंटल बेसिस। क्या पूछ रहा है यहां क्वेश्चन आपसे कि गवर्नेंस का फंडामेंटल बेसिस क्या है, ओरिजिनल बेसिस क्या है, वो मूल तर्क या सिद्धांत क्या हो सकते हैं जिन पर हम शासन व्यवस्था की परिकल्पना कर पाएंगे, on the basis of which we can have the concept of governance. So you have to write down those fundamental principles, those fundamental ideas or concepts upon which the concept of governance is based. Such arguments. ठीक है? So this is the meaning of philosophical basis. अब सबसे पहले इसमें आपको ध्यान देना है कि philosophical basis पूछा गया है और ethics के प्रश्न पत्र में पूछा गया है, तो यहां पर आपको philosophical theories को भी कोट करना है, रेफर करना है, फिलोसोफर्स को भी यहां पे आपको रेफर करना है। अगर आपने वैसा नहीं किया तो आपके आंसर इनकम्प्लीट माने जाएंगे, क्योंकि सीधा सीधा फिलोसॉफिकल बेसिस पूछा गया है। तो पहली चीज कि गवर्नेंस किसका फंक्शन होता है, हम जानते हैं कि प्राइमरली गवर्नेंस इज द फंक्शन ऑफ द स्टेट। सो गवर्नेंस इज द फंक्शन ऑफ द स्टेट। अब स्टेट एज ए पॉलिटिकल एंटिटी, आप पॉलिटिकल साइंस में स्टेट के कंसेप्ट को पढ़ते हैं। व्हाट इज स्टेट? स्टेट इज एन एंटिटी। स्टेट एक ऐसा एंटिटी है जिसमें समाज की राजनीतिक सत्ता निहित होती है, इन विच द पॉलिटिकल पावर, इन विच द सोवरेन पावर ऑफ द सोसाइटी और कम्युनिटी इज वेस्टेड इनटू, इज प्लेस्ड इनटू, दैट इज कॉल्ड अ स्टेट। ठीक है, वो फेडरल स्टेट से अलग है। भारत में हम जानते हैं इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, दैट स्टेट इज डिफरेंट। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में और फिलोसफी में या एथिक्स में हम जिस स्टेट की बात करते हैं, दैट मीन्स दैट एंटिटी इन विच द पॉलिटिकल पावर और द सोवरेन पावर, जिसमें कि लोगों की समस्त शक्तियां समाहित होती हैं, निहित होती हैं। संप्रभु शक्ति समाज की उसी एक निकाय में समाहित होती है, हम उसे ही राज्य कहते हैं, उसे ही स्टेट कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, तो उस स्टेट का फंक्शन क्या है, वो एंटिटी क्यों कंसेप्चुलाइज की जाती है, वो एंटिटी क्यों बनाई जाती है, ताकि समाज में शासन व्यवस्था स्थापित की जा सके। वो उसका प्राइमरी फंक्शन है, समाज को रेगुलेट किया जा सके, कम्युनिटी को रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, सो द फर्स्ट फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस इज दैट इट इज द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द स्टेट। यह किसी राज्य का, यह राज्य का एक बुनियादी सबसे मौलिक कार्य है। अच्छा, ये कहां से आता है एसेंशियल फंक्शन ऑफ द स्टेट? तो हम जानते हैं कि फिलोसफर्स लाइक हॉब्स, लॉक, रूसो, इन सभी ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात की थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या कहा था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये कहती है कि व्हेन वी लिव इन अ कम्युनिटी लाइफ, जब हम एक कम्युनिटी लाइफ में रहते हैं, जब हम एक साथ रहते हैं, तो हम अपने कुछ फ्रीडम को सरेंडर कर देते हैं ताकि एक सामाजिक व्यवस्था बनाई जा सके और अपने आप को उस सामाजिक व्यवस्था के अधीन कर देते हैं। दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी विच वाज प्रपोज्ड बाय थिंकर्स लाइक हॉब्स, थिंकर्स लाइक जॉन लॉक, रूसो। ठीक है, तो एक तो पहली बात फिलोसॉफिकल बेसिस ये हो गई। इन्होंने क्या कहा कि ये स्टेट का सबसे कोर फंक्शन है गवर्नेंस। किस लिए है? तो हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का हवाला दे देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है, द सेकेंड फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस इज दैट इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज सोसाइटी बेस्ड ऑन कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस, कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब हमें समाज को चलाने के लिए कुछ तो यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज होने चाहिए, कुछ कॉमन नॉर्म्स होने चाहिए, नियम होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए। तो उनके अनुसार समाज को प्रशासित करने के लिए, सोसाइटी को मैनेज करने के लिए हमें गवर्नेंस की जरूरत पड़ती है, वो उसका फिलोसॉफिकल बेसिस है। अच्छा, ये बात कहां से आती है? ये बात अगर आप देखें कि एंशियंट टाइम्स में भी ग्रीक फिलोसफर्स लाइक एरिस्टोटल, उसके बाद आप आ जाइए तो सेंट एक्विनाज, इस तरीके के दार्शनिकों ने
नेचुरल लॉ की बात की। किस चीज की? नेचुरल लॉ की, कि समाज जो है वो नेचुरल लॉ के बेसिस पे चलना चाहिए। एरिस्टोटल ने भी ये बात कही, सेंट एक्विनाज ने, थॉमस एक्विनाज ने भी इस चीज की बात की। अगर आप इंडियन फिलॉसफी में देखें तो इंडियन फिलॉसफी में वेदों में भी ये बात कही गई है कि समाज किस पर स्थापित होना चाहिए? धर्म पर स्थापित होना चाहिए। धारणात धर्मम इत्याहु, जो धारण करे वही धर्म है। और धारण करने का अर्थ है जो सपोर्ट करे, यानी जो समाज को धारण किए हुए हो, जो व्यक्ति के चरित्र को, समाज के चरित्र को धारण किए हुए हो, उसी को धर्म कहते हैं। यहां इस धर्म का रिलीजन से मतलब नहीं है। इन द इंडियन पर्सपेक्टिव द मीनिंग ऑफ धर्म, इट इज अ मोरल कंडक्ट, मोरल कंडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वेद में भी इस तरीके की बात और मीमांसा दर्शन में भी इस तरीके की बात की गई है। वेद में की गई है और मीमांसा दर्शन में की गई है। ठीक है, मीमांसा फिलॉसफी में की गई है। अच्छा, उसके बाद क्या है? गवर्नेंस का फिलोसॉफिकल बेसिस है एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का निर्माण करना। टू क्रिएट अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, टू क्रिएट अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, सिविलाइज्ड सोसाइटी। अगर आप एरिस्टोटल के वर्च्यू एथिक्स की बात करें तो वर्च्यू एथिक्स का गोल क्या है? कांट के डियोंटोलॉजिकल एथिक्स का गोल क्या है? ये सभी कहते हैं एरिस्टोटल के वर्च्यू एथिक्स के अनुसार द स्टेट शुड प्रोड्यूस एथिकल सिटीजन्स एंड मोरल लीडर्स। राज्य का उद्देश्य होना चाहिए कि उससे एथिकल सिटीजन्स पैदा हों, उससे केवल बेनिफिशियरीज पैदा ना हो, एथिकल सिटीजन्स पैदा हों, मोरल लीडर्स पैदा हों, ऐसे नेता पैदा हों जो कि समाज को नैतिक नेतृत्व दे सकते हैं। तो हम यहां पर एरिस्टोटल के वर्च्यू एथिक्स का हवाला दे सकते हैं। ठीक है, आपको बस इसी तरीके से इंडिकेट करते हुए चलना है, चूंकि 125 शब्द का ये आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है? गवर्नेंस का जो फिलोसॉफिकल बेसिस है कि सोसाइटी में डिस्प्यूट्स तो होंगे ही होंगे, कम्युनिटी में अलग अलग ग्रुप्स हैं और उनके अपने डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, तो उनके डिफरेंट इंटरेस्ट तो क्लैश भी करेंगे एट टाइम्स। तो उनके कंफ्लिक्ट्स को और क्लैशेस को कौन रिजॉल्व करेगा? सो इट इज द फंक्शन ऑफ द स्टेट एंड दैट इज अचीव्ड थ्रू गवर्नेंस। उसको गवर्नेंस के थ्रू अचीव किया जाता है। ठीक है, पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। अब ये कहां से आता है? ये जैसे आप बात करें पॉलिटिकल फिलॉसफीज लाइक प्रैग्मेटिज्म, जॉन डेवी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के दार्शनिक थे, तो उन्होंने प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी दी थी। उनका जो दर्शन है उसे हम प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट what is the function of state through governance? So it must provide practical problem solving. गवर्नेंस के जरिए राज्य का उद्देश्य क्या होता है? कि जो व्यवहारिक समस्याएं लोगों के दैनिक जीवन में आती हैं उनका समाधान करना। किस तरीके से करना? तो पीसफुल तरीके से करना। ठीक है, तो यहां पे प्रैग्मेटिज्म ये एक दार्शनिक आधार बनता है। किसके द्वारा? जॉन डेवी के द्वारा, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक महान शिक्षाविद भी थे और एक महान दार्शनिक भी थे। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करें कि गवर्नेंस का इसके बाद क्या फिलोसॉफिकल बेसिस है। ये पूरी शासन व्यवस्था किस लिए है? तो हमारे सामाजिक जीवन के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, उत्थान के लिए, फॉर कलेक्टिव डेवलपमेंट। ठीक है, टू अचीव कलेक्टिव डेवलपमेंट, टू अचीव कलेक्टिव डेवलपमेंट। और ये जो कलेक्टिव डेवलपमेंट है ये कहां से आता है? इसका क्या है बेसिस फिलॉसफी में? तो हमने यूटिलिटेरियनिज्म जैसे दार्शनिक सिद्धांतों को पढ़ा है, जिसमें आपको जेरेमी बेंथम, जेएस मिल, इन लोगों ने यूटिलिटेरियनिज्म का सिद्धांत दिया था, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो अधिकांशतः आज जो सरकारें हैं वो शासन व्यवस्था को इसी दृष्टिकोण से देखती हैं, जहां पर उनके फैसलों का उद्देश्य होता है कि अधिकांश लोगों को लाभ पहुंचे और अधिकांश लोगों के जीवन स्तर में बेहतरी हो। ठीक है, सो नाउ हियर वी कैन रेफर टू यूटिलिटेरियनिज्म ऑफ जेरेमी बेंथम एंड जेएस मिल। ओके,
सो दिस इज द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस। इस तरीके से आपको इंडिकेट करते हुए चलना है ताकि आपकी शब्द सीमा भी बहुत ज्यादा अनियंत्रित ना हो जाए। वर्ड लिमिट को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब क्वेश्चन के दूसरे सब पार्ट को देखिए क्या कह रहा है। टू व्हाट एक्सटेंट इट्स गोल कैन बी रियलाइज्ड इन अ डेमोक्रेसी। अब हमने गवर्नेंस के फिलोसॉफिकल बेसिस को देखा और इससे आपको गवर्नेंस के शासन व्यवस्था के लक्ष्यों का अंदाजा लग गया होगा कि इसके लक्ष्य क्या हैं। क्या वे लक्ष्य लोकतंत्र में प्राप्त किए जा सकते हैं, कहां तक प्राप्त किए जा सकते हैं, प्रश्न ये पूछ रहा है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। पर ध्यान रखना है आपको कि शब्द सीमा, गोल्स टू बी रियलाइज्ड इन अ डेमोक्रेसी, गोल्स टू बी रियलाइज्ड इन अ डेमोक्रेसी, शब्द सीमा का भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात हमने देखा था फिलोसॉफिकल बेसिस में कि ये फंक्शन ऑफ स्टेट है कि समाज को नियंत्रित करना, रेगुलेट करना, मैनेज करना, और उसके लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स लॉज दैट इज रिक्वायर्ड। इसीलिए एक संविधान की जरूरत होती है। तो हम जानते हैं कि दैट कैन बी अचीव्ड थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट कैन बी अचीव्ड थ्रू रूल ऑफ लॉ विच आर इंडिकेटर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। अगर जहां पर संविधान है, जहां पर विधि का शासन है, वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में संभव है। तो शासन व्यवस्था के उद्देश्यों को लोकतंत्र में कहां तक पूरा किया जा सकता है, तो अगर एक संवैधानिक व्यवस्था बनाई जाए, विधि का शासन लागू किया जाए, वहां तक हम गवर्नेंस के गोल्स को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात फिर हो जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ की बात हो गई। अब हम लोगों ने ये बात की थी कि भाई सिविलाइज्ड सोसाइटी हमें बनाना है। सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए क्या जरूरी है कि मोरल इंडिविजुअल्स डेवलप हों। मोरल इंडिविजुअल्स और एक मोरल सोसाइटी कैसे डेवलप होगी, जब नागरिकों के राइट्स और ड्यूटीज दोनों को सुनिश्चित किया जाएगा, जहां न केवल लोगों के अधिकार सुनिश्चित हों बल्कि लोगों के कर्तव्य भी, नागरिकों के कर्तव्य भी स्पष्ट हों, जब राइट्स और ड्यूटीज के बीच में बैलेंस हो। ठीक है, सो such goals can be realized in a democracy when rights and duties of citizens are balanced. So balanced rights and duties of citizens, duties of citizens। अच्छा, तीसरी बात ये कि भाई हम लोगों ने बात की पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स की, कि गवर्नेंस का एक जो फिलोसॉफिकल बेसिस है वो प्रैग्मेटिज्म के अनुसार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होना चाहिए, और जो लोगों के बीच में, समूहों के बीच में विवाद होता हो, कन्फ्लिक्ट्स होते हो, उसका समाधान भी शासन व्यवस्था के द्वारा किया जाए। तो उसके लिए हमें इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस चाहिए, ऐसा शासन तंत्र चाहिए, ऐसा पुलिस प्रशासन चाहिए, न्यायपालिका चाहिए, इस प्रकार की हमें एडजुडिकेटिंग सिस्टम चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो, है ना। तो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हम शासन व्यवस्था के उन उद्देश्यों को लोकतंत्र में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आती है कलेक्टिव डेवलपमेंट की बात। तो कलेक्टिव डेवलपमेंट हम कैसे अचीव कर सकते हैं, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। हमने यूटिलिटेरियनिज्म की बात की, बेंथम और मिल के सिद्धांत की बात की। तो हम डेवलपमेंटल अप्रोच अपनाकर, अगर हमारी शासन व्यवस्था में, गवर्नेंस में हमारा आउटलुक डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो, हमारा अप्रोच विकास उन्मुख हो, डेवलपमेंटल हो, तो हम उसके माध्यम से लोगों में खुशहाली ला सकते हैं, डेवलपमेंटल अप्रोच। और विशेषकर उसमें जो कमजोर वर्ग हैं, कमजोर वर्ग को ध्यान में रखते हुए अगर हमारी विकास नीतियां बने और क्रियान्वित हो, तो डेवलपमेंटल अप्रोच। अच्छा, वीकर सेक्शंस की जहां तक बात है तो उसमें एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज का बहुत बड़ा योगदान होता है। एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज जैसे आपको स्कॉलरशिप्स हैं, सब्सिडीज हैं, रिजर्वेशंस हैं, ये सभी एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज कही जाती हैं। तो ये सभी जो हैं तत्व आपको लोकतंत्र में शासन व्यवस्था के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होते हैं। लेकिन क्या इन तत्वों की उपस्थिति मात्र ही डेमोक्रेसी में गवर्नेंस के गोल को अचीव करने के लिए सफिशिएंट है? क्या ये सही नहीं है कि डेमोक्रेसी में करप्शन भी है?
लोकतंत्र में भ्रष्टाचार भी है, लोकतंत्र में शक्ति का केंद्रीकरण भी है, एक्सेसिव कंट्रोल भी है, पावर एब्यूज भी है और साथ ही साथ एक्सक्लूजन भी है। क्या सभी समुदाय और लोग समाज में और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में निर्णय लेने में सभी भागीदार होते हैं? क्या सभी को मौका मिल पाता है? नहीं मिल पाता। तो ये सब सीमाएं हैं जहां पर कि गवर्नेंस अपने उद्देश्यों को एक डेमोक्रेटिक सेटअप में पूरा नहीं करता दिखता है। हमने किस चीज की बात की? करप्शन की बात की। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस एक्सटेंट तक डेमोक्रेसी गवर्नेंस के गोल को रियलाइज कर सकता है। तो हमने बताया कि भाई इन एक्सटेंट में तो कर सकता है, लेकिन लोकतंत्र में चूंकि करप्शन भी होता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी होता है, पावर एब्यूज भी है, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के द्वारा पावर का एब्यूज भी किया जाता है ना। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, उसके बाद एक्सक्लूजन है। तो इन सभी चीजों के कारण लोकतंत्र में जो व्यवहारिक बात है कि गवर्नेंस के लक्ष्यों को पूरा हम कह सकें कि पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो इसका फिर क्या उपाय है? इसका उपाय यही है कि हम लोकतंत्र में सुधार लाएं। लोकतंत्र में किस प्रकार से सुधार लाएं? तो पारदर्शिता लाकर लाएं, शक्ति का विकेंद्रीकरण करें, ट्रांसपेरेंट सिस्टम डेवलप करें, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करें, हम फेयरनेस लाएं अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में। ठीक है, तो ये बात हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि हमें गवर्नेंस के गोल्स को एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में अचीव करने के लिए ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, पावर के डिसेंट्रलाइजेशन का प्रयास करना होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और साथ ही साथ हमें फेयरनेस जैसी वैल्यूज को ध्यान में रखना होगा। फेयर सिस्टम डेवलप करने होंगे, फेयर प्रोसेसेस डेवलप करने होंगे। तो इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। ये ध्यान देना है कि 125 शब्द में जहां पे 2 सब पार्ट वाले क्वेश्चंस हों, वहां बहुत इलेबोरेट नहीं करना है, वहां आपको इंडिकेटिव होते हुए चलना है ताकि पॉइंट्स थोड़े आपके अधिक हो, आंसर में वैल्यू एडिशन हो। इंडिकेटिव पॉइंट्स रखिए, बहुत एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। जहां पे 2 सब पार्ट हो, मैं बार बार इस चीज को ध्यान दिला रहा हूं, और इस तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से आप अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हैं।